हेलो हेलो एवरीवन, मैं सुनील कुमार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी राइट विद सुनील में। और मैं जो भारतीय भूगोल का ये टॉपिक पढ़ा रहा था, भारत की जलवायु, इसका ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो में मैं ये बता दिया हूँ कि भारत की जलवायु कैसी है, उसकी क्या विशेषता है, और भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी होने के पीछे क्या कारण है, और मानसूनी जलवायु की उत्पत्ति कैसे होती है। इसके बहुत सारे कुछ फैक्ट थे जिसको मैं फर्स्ट वाले वीडियो में मैं बता दिया हूँ। और उसके आगे आज का जो वीडियो है, तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप वो वीडियो देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो मैं उसका लिंक भी इस डिस्क्रिप्शन में इसका दे दूँगा, आप वहाँ से पहले देख लेंगे। उसके बाद अगर ये वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा तरीक़ा से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए आज का ये वीडियो मैं शुरू करता हूँ। यानी कि भारत में दो प्रकार की मानसूनी हवाएं बहती हैं, जो हम पिछले वीडियो में चर्चा कर दिए थे। एक है दक्षिणी पश्चिमी मानसून और एक उत्तर पूर्वी मानसून। तो आज हम बात करेंगे दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब शाखा। यानी दक्षिणी पश्चिमी मानसून की भी दो शाखाएं हैं, अभी हम चर्चा करेंगे। आइए पहले ये बात करते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून क्या है। मैं डिटेल्स में इस पर आज चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि मैं मानचित्र में क्या बनाया हूँ, इसको दिखा देते हैं एक बार। देखिए, ये भारत की मानचित्र है और यहाँ जो देख रहे होंगे रेड कलर से, इसमें पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, पहाड़ हैं, और काले कलर से इसमें चोटी को दिखाया गया है। और ये जो ब्लू कलर का जो लाइन है, एरो जो देख रहे हैं, ये मानसूनी हवा को दिखा रहा है, मानसूनी हवा की दिशा को। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि दक्षिण पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा। तो सबसे पहले ये समझिए कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून क्या है। तो भारत में आने वाली वैसी मानसूनी हवाएं जो ग्रीष्म ऋतु में चलती हैं। किसमें? ग्रीष्म ऋतु में चलती हैं, और यह दक्षिण और पश्चिम दिशा से बह करके आती है, इसलिए इसका नाम दक्षिणी पश्चिम है। देखिए, ये देखिए भारत का उत्तर और ये दक्षिण। ठीक है, यह पूरब, ये पश्चिम। तो ये दक्षिण और पश्चिम, तो इधर से जो आएगा हवा बह करके, इसको बोलेंगे दक्षिणी पश्चिमी मानसून। ये जो हम दिखाए हैं, ठीक है, यानी कि ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून इसका नाम क्यों है? क्योंकि यह दक्षिण पश्चिम दिशा से बह करके आता है। तो दक्षिण पश्चिम दिशा से बह करके आने के कारण इसका नाम दक्षिणी पश्चिमी मानसून है। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि इस मानसून की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है वो ग्रीष्म ऋतु में क्यों चलती है, इस पर थोड़ा डिटेल जानते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए, ये मैं एक ग्लोब को दिखाया हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये ग्लोब है। इस ग्लोब पर देखिए, इस रेखा को बोलते हैं, ये जो लाइन है इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, जो 0 डिग्री अक्षांश होता है। इसके ठीक उत्तर 23.5 डिग्री उत्तर, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। इसको क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिण, इसको बोलते हैं मकर रेखा। अपना देखते जाइए और इसको समझते जाइए। भारत मेरा यहाँ स्थित है, यानी कि भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। आप देख रहे हैं भारत का नक्शा, यहाँ से देखिए कि यहाँ से लेकर के इस प्रकार से भारत में कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच, इस मतलब बीच से होकर के गुजरती है। तो अब आप यहाँ ये समझिए कि कर्क रेखा और मकर रेखा, इसके बीच का जो क्षेत्र होता है उसको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं, क्योंकि यह क्षेत्र वर्ष भर गर्म रहता है। उसका कारण क्या है, मैं पीछे वाले वीडियो में मैं चर्चा कर दिया हूँ। अभी थोड़ा सा मैं शॉर्ट में इसको और बताता हूँ कि यह उष्णकटिबंधीय होता है, क्योंकि सूर्य जो होता है वह लगभग वर्ष भर इस वाले क्षेत्र में, यहाँ से यहाँ तक सूर्य के प्रकाश लंबवत या सीधा के रूप में पड़ते रहता है, जिसके चलते यह क्षेत्र गर्म हो जाता है। अब ये देखिए कि मार्च में 21 मार्च को, कितने? 21 मार्च को सूर्य जो होता है वो भूमध्य रेखा पर या विषुवत रेखा पर लंबवत होता है। फिर मार्च के बाद अप्रैल मई जून में धीरे धीरे यह क्या होता है कि उत्तरायण होने लगता है। सूर्य क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध में जाने लगता है। और 21 जून को सूर्य जो है यहाँ पर इस कर्क रेखा के पास लंबवत पहुँच जाता है। समझ गए? यानी 21 जून को सूर्य जो है वह कर्क रेखा पर लंबवत उसका प्रकाश पड़ने लगता है। तो 21 जून को जब यहाँ सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ेगा तो उत्तरी गोलार्ध में गर्मी उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, उससे पहले आप यहाँ ये समझिए, आप इसको ऐसे समझिए, 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से हवाएं जो होती हैं वह भूमध्य रेखा की तरफ या विषुवत रेखा की तरफ, जिसको 0 डिग्री बोलते हैं, उधर की ओर प्रवाहित होती है। क्यों?
क्योंकि हवा जो होता है वह हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर प्रवाहित होती है, जो हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अभी आप ये समझिए कि यह वाला क्षेत्र जो होता है यह एक गर्म क्षेत्र होता है, ठीक है। और यहाँ पर एक लो प्रेशर वाला क्षेत्र बन जाता है जिसको ITCZ बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, ITCZ, ठीक है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। तो इस क्षेत्र में जब लो प्रेशर बनेगा तो दोनों तरफ से हवाएं जो होती हैं वह भूमध्य रेखा की ओर, ठीक है, यानी कि विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित होने लगती है। फेरल के नियम के अनुसार एक नियम होता है फेरल, उसको आप याद रखिएगा। फेरल के नियम क्या कहता है कि उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि 0 डिग्री से उत्तर की ओर उत्तरी गोलार्ध, 0 डिग्री से दक्षिण की ओर दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में हवाएं जो होती है अपनी दाईं ओर मुड़ जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है। इसको ऐसे समझिए, देखिए हवा जब इधर से आएगी, ठीक है, देखिए हवा जब इधर से आएगी तो ये अपनी दाईं तरफ, ठीक है, इधर से बह करके आ रहा है तो इधर अपने दाईं तरफ मुड़ गया, और इधर से बह करके जाएगा तो ये अपने बाईं तरफ मुड़ गया, समझ गया। तो ये फेरल का नियम कहलाता है। इसको याद रखिएगा कि कोरियालिस बल के कारण हवा जो होता है वह उत्तरी गोलार्ध में दाईं तरफ मुड़ जाता है और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ मुड़ जाता है। तो 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से हवाएं जो होती है वह भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित होती है, और यहाँ भूमध्य रेखा के पास आने के बाद ITCZ जो होता है, जिसको बोलते हैं अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, जो निम्न दाब का केंद्र होता है, यहाँ पर ये दोनों हवाएं टकरा करके और ऊपर उठ जाती हैं, ठीक है। इसको ऐसा समझिए, जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है, यहाँ ये 0 डिग्री है, यहाँ से हवा जब इधर आएगी तो यहाँ ये दोनों ओर से आकर के टकरा करके यह ऊपर उठ जाएगी, ठीक है। ऐसे हवा का उठा होता है, यहाँ से टकरा करके हवा ऊपर उठ जाता है, जिसके चलते यहाँ पर वर्ष भर लगभग वर्षा होते रहती है, ठीक है। अब इस चीज़ को आप यहाँ समझिए कि ये जो हवा जो 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश से और 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से बह करके आती है उसको व्यापारिक पवन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यापारिक पवन। इसका क्या नाम है? तो देखिए यहाँ उत्तर दक्षिण या पूरब या पश्चिम, तो यानी उत्तर और पूरब से बह करके जो हवाएं आती हैं व्यापारिक पवन, उसको उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन कहते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन। और जो हवाएं दक्षिण और पूरब से बह करके हवाएं 35 डिग्री अक्षांश से आकर के भूमध्य रेखा की तरफ आती है, उस हवा को बोलते हैं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन। आप ये समझ गए व्यापारिक पवन क्या होता है? 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से बह करके आने वाली वह हवाएं जो भूमध्य रेखा की ओर आकर के आपस में टकराती हैं, उसको बोलते हैं व्यापारिक पवन। फिर देखिए अब यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली बात है कि भारत जो है हमारा, उसके ठीक बीच से कर्क रेखा गुजरती है, जो आप यहाँ पर जानते होंगे कि भारत कर्क रेखा भारत में बीचों बीच से गुजरती है, जो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो हम पहले बताए हैं कभी। अब इसको आप यहाँ समझिए कि जैसे जैसे यह गर्म क्षेत्र जो इसको ITCZ कहते हैं, यह क्षेत्र जो होता है, यह सूर्य जब उत्तरायण होता है तो यह भी उत्तर की ओर खिसकने लगता है। यानी कि सूर्य जब उत्तर की ओर खिसकता है तो ये ITCZ वाले जो निम्न दाब का जो क्षेत्र है वो भी उत्तर की ओर खिसकने लगता है। और आप अभी जानते हैं, अभी बताया कि 21 जून को सूर्य जो है वह कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, और सूर्य जहाँ पर लंबवत चमकेगा वहाँ तेज गर्मी आएगा, और वहाँ अधिक गर्मी होने के कारण निम्न दाब का केंद्र उत्पन्न होगा। जैसे देखिए आप गर्मी के दिन में या कभी भी देखिए सूर्य जब पूरब दिशा में होता है, यानी उसका प्रकाश तिरछा पड़ता है, तो क्या होता है? गर्मी कम लगता है। सूर्य जैसे ही हमारे माथा के ऊपर 12-1 बजे दोपहर में होता है तो क्या होता है? बहुत तेज गर्मी लगता है। और फिर शाम के टाइम जैसे सूर्य हमारा तिरछा चला जाता है, यानी कि पश्चिम दिशा की ओर से जब प्रकाश आता है तो वहाँ भी हमारा गर्मी कम होने लगता है। तो कारण यह है कि सूर्य का प्रकाश अगर लंबवत पड़ेगा तो क्या होगा? गर्मी अधिक होगी, यानी कि वहाँ तापमान अधिक होगा। तो जैसे जैसे सूर्य 21 जून को जब कर्क रेखा पर लंबवत आता है, तो ऐसा नहीं कि 21 जून को लंबवत आएगा तो उस समय यहाँ उत्तरी गोलार्ध में बहुत ज़्यादा गर्मी होगा। जैसे ही मार्च के बाद, यानी 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होने लगता है, तो यह जो होता है यह भूखंड होता है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा करके भूस्थल है, यानी महाद्वीप का भाग है, यानी कि स्थलीय खंड है। और स्थल खंड जो होता है वह महासागर से जल्दी गर्म होता है, ठीक है। यानी कि आप ग्लोब निकाल करके देखेंगे या विश्व का मानचित्र, तब देखेंगे कि भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा से दक्षिणी गोलार्ध में स्थल का अभाव है, यानी कि यहाँ महासागर ज़्यादा है, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीप अधिक है, यानी कि स्थलीय खंड अधिक है। तो स्थल खंड जो होता है वह अधिक गर्म होता है और जल्दी गर्म होता है। तो सूर्य तो कर्क रेखा पर 21 जून को आता है। कितना यहाँ पर कर्क रेखा पर कब आता है? 21 जून को।
लेकिन उससे पहले ही मई लास्ट तक, मई अंतिम में और जून शुरुआत में ही, यानी कि मई लास्ट करते करते समझिए कि यहाँ पर पश्चिमोत्तर भारत में, यानी कि इस वाले क्षेत्र में, इस वाले क्षेत्र में जो होता है, तो यहाँ नहीं, आप यहीं देखिए, इस वाले क्षेत्र में आप समझिए कि इस वाले क्षेत्र में पश्चिमोत्तर भारत में निम्न दाब का केंद्र बन जाता है। क्या बनता है? निम्न दाब का केंद्र। आप इसको ध्यान में रखेंगे कि चूंकि सूर्य 21 जून को कर्क रेखा पर पहुंचता है, लेकिन उससे पहले मई अंत आते आते तक उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि भारत के ये पश्चिमोत्तर वाला हिस्सा में, यहाँ पर निम्न दाब का केंद्र बन जाता है। यानी कि वहाँ पर इतना तेज गर्मी पड़ता है कि निम्न, वहाँ का वायु जो है वह ऊपर उठ जाएगा। जब ऊपर उठेगा तो नीचे का क्या होता है, वहाँ का जगह खाली हो गया। तो जगह जब खाली होगा तो वहाँ पर निम्न दाब का केंद्र बनेगा। और कोई भी जगह, जैसे देखिए आप यहीं पर, अगर ये जगह यहाँ पर खाली हो गया, हवा यहाँ से गर्म होकर के ऊपर उठ गया, तो चारों दिशाएं से हवा जो होती है वह खींच करके यहाँ पर भरने के लिए चारों तरफ से आकर के टकराएंगे। तो ठीक वही कंडीशन होता है कि यहाँ जब उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पर निम्न दाब का केंद्र बनता है, भारत के पश्चिमोत्तर भारत वाला इस क्षेत्र में, यानी ITCZ जब यहाँ पर खिसक करके आ जाता है, तो यहाँ पर इतना मतलब स्ट्रॉन्ग, जिसको बोलते हैं इतना मजबूत निम्न दाब का केंद्र बना, इतना शक्तिशाली निम्न दाब का केंद्र बना कि यह जो होता है, यह जो दक्षिणी पूर्वी, इसको आप देख रहे हैं, देखिए ये जो दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पौने हैं, इसको भी अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है। यानी कि जैसे ही यहाँ पर स्ट्रॉन्ग, मतलब बहुत ही ताकतवर, बहुत शक्तिशाली निम्न दाब का केंद्र बनेगा, तो यहाँ से भी हवा को खींचने की कोशिश करेगा, इस व्यापारिक पवन को, इसको दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन को। और जैसे ही दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन ये जो है, ये उत्तरी गोलार्ध में जब प्रवेश करेगा, तो उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर मुड़ जाता है। अब जानते हैं उत्तरी गोलार्ध में यह दाईं ओर मुड़ जाएगा, यानी कि ऐसे प्रवेश करेगा, यानी कि ये ऐसे, फिर बाईं तरफ नहीं रहेगा। ये अभी दक्षिणी गोलार्ध में ये बाईं तरफ है, लेकिन जैसे ही उत्तरी गोलार्ध में आएगा, अभी हम बताए फेरल के नियम, याद रखिएगा। फेरल का नियम क्या कहता है कि हवा जो होती है वो उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर मुड़ता है और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। तो जैसे ही यह उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करेगा, यह दाईं ओर मुड़ जाएगा। और यहाँ से भारत में यह मानसूनी हवा, यानी कि यह जो व्यापारिक पौने हैं, यहाँ से भारत में दक्षिण पश्चिम की ओर से, यहाँ देखिए ये हो गया दक्षिण, ये पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से भारत में प्रवेश करता है। तो यह दक्षिण पश्चिम से जब यह हवा प्रवेश करता है, तो इसको दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवा कहा जाता है। समझ गया? यानी कि यहाँ इतना शक्तिशाली निम्न दाब का केंद्र बनता है कि ये यहाँ से दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवन को भी अपनी ओर खींच लेता है। और इसको खींचने से क्या होता है कि दक्षिण पश्चिम से भारत में प्रवेश करता है, इसलिए इसका नाम दक्षिणी पश्चिमी मानसून इसको कहा जाता है। आप समझ गए होंगे। इसकी प्रमुख विशेषता ये है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवा जो है, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवा, वह हिंद महासागर के ऊपर से बह करके आती है, फिर उसके बाद अरब सागर भी बीच में पड़ता है। इसके चलते इसमें पर्याप्त नमी होता है, यानी कि हिंद महासागर के ऊपर से ये हवाएं बह करके आती हैं, इसलिए इस हवा में, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवा में पर्याप्त नमी होता है। और पर्याप्त नमी होने के कारण इस मानसून के माध्यम से भारत में, यानी कि संपूर्ण भारत में लगभग वर्षा होती है। यानी कि पूरे भारत के लगभग 90% भागों में इसी मानसून के द्वारा वर्षा होती है। किस मानसून के द्वारा? दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा। तो ये आप समझ गए होंगे। लेकिन सबसे पहले क्या है कि ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो होता है वह यहाँ पर पहले टकराता है, यानी कि केरल वाला भाग में। इसीलिए दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत में सबसे पहले कहाँ पर प्रवेश करता है? तो केरल में। ये आप भी जानते होंगे कब? तो 1 जून को। यानी कि यहाँ पर तो कर्क रेखा पर सूर्य 21 जून को पहुँच रहा है, लेकिन उससे पहले ही मई लास्ट तक यहाँ पर निम्न दाब का केंद्र बनता है और 1 जून आते तक मानसूनी हवा को यह खींच करके यहाँ पर ले लाता है केरल के पास में। यानी कि केरल के, ये आप देख रहे हैं, ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून सबसे पहले केरल में प्रवेश करती है। यानी कि केरल में मालाबार तट पर यह पश्चिमी घाट पर्वत से टकराकर, ये देख रहे हैं, ये पश्चिमी घाट पर्वत है, ठीक है। पश्चिमी तट के सहारे लगे हुए जितने ये रेड कलर का बना हुआ है, लाल कलर से, यह पश्चिमी घाट पर्वत है। तो आप ये लिखेंगे, आप ये फैक्ट लिखेंगे कि दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं सबसे पहले पश्चिमी घाट से टकराकर केरल के मालाबार तट पर जोरदार वर्षा करती है 1 जून को, ठीक है। यानी 1 जून या 2 जून हो जाता है वहाँ मानसून पहुँचने, लेकिन 1 जून मान करके चला जाता है। यानी कि प्रश्न ऐसे बनता है कि भारत में सबसे पहले मानसून कब प्रवेश करती है? तो 1 जून को। किस राज्य में? तो केरल में, ठीक है। और सबसे पहले भारत में मानसूनी दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवा के द्वारा कहाँ पर वर्षा होती है? तो केरल के मालाबार तट पर,
क्लियर हो गया। यानी कि केरल के मालाबार तट पर 1 जून को यह मानसून प्रवेश कर जाती है और यहाँ पर वर्षा होती है। फिर धीरे धीरे इस मानसूनी हवा, यह जो मानसूनी हवा है वह पूरे पश्चिमी घाट पर्वत पर वर्षा करते जाती है। यानी कि 1 जून को केरल में आती है और धीरे धीरे पश्चिमी घाट पर्वत पर वर्षा करते करते पूरे भारत में फैल जाती है। यहाँ लिखेंगे 1 जून से दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं शुरू होती है, जुलाई तक लगभग पूरे भारत में फैल जाती है और दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं 15 सितंबर तक यह अपना काम करते रहती है। यानी कि दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं से भारत में वर्षा कब से कब तक होती है, तो 1 जून से 15 सितंबर तक। क्लियर हो गया। अब इसको समझिए, आप यहाँ समझ गए कि दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं भारत में कैसे प्रवेश करती है। सबसे पहले केरल में मालाबार तट पर वर्षा कराती है और उसके बाद हेडिंग आप यहाँ से डालिए, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा। यानी कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून की 2 शाखाएं होती है। एक अरब सागर के ऊपर से, जो हवाएं अरब सागर के ऊपर से प्रवेश करती है उसको दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा कहेंगे, और जो हवाएं यहाँ बंगाल की खाड़ी से प्रवेश करती है भारत में उसको बोलते हैं बंगाल की खाड़ी का शाखा। आज हम बात कर रहे हैं दक्षिण पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा। यानी कि अरब सागर शाखा से, दक्षिण पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा से भारत में कहाँ कहाँ वर्षा होती है और कैसे वर्षा होती है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो आप हेडिंग डालिए, दक्षिण पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा। वैसी शाखाएं जो अरब सागर के ऊपर से बह करके आती है और भारत में प्रवेश करती है, तो वैसे शाखा को दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा कहते हैं। और इसके द्वारा भारत में सबसे पहले केरल के मालाबार तट पर 1 जून को पुरजोर वर्षा होती है। 1 जून को होने वाली केरल में वर्षा को मानसून प्रस्फोट कहते हैं या मानसून धमाका कहा जाता है। ठीक है, मानसून धमाका क्या है, 1 जून को होने वाली केरल में वर्षा को मानसून प्रस्फोट कहा जाता है या मानसून धमाका कहा जाता है। यह प्रश्न भी एग्जाम में कई बार आ चुका है। इस प्रकार से आप ऐसे करते चलेंगे। फिर देखिए आगे, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा जो होता है वह धीरे धीरे पूरे पश्चिमी तटीय मैदान पर वर्षा करती है। और एक चीज और लिखिए, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा, यह वर्षा कैसे होती है। भारत में वर्षा जो है, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा भारत की स्थलाकृति पर निर्भर करता है। यानी कि भारत की स्थलाकृति कहने का मतलब है कि भारत में पर्वत या पहाड़ों के आधार पर, तो भारत में जैसा पर्वत और पहाड़ों की बनावट है या स्थिति है उसके आधार पर मतलब वर्षा का निर्धारण किया जाता है। यानी कि वर्षा करने के लिए मानसूनी हवा को टकराना आवश्यक होता है। जैसे अब देखिए, अगर यहाँ पर ये एक पर्वत है, ठीक है, यहाँ से मानसूनी हवा ऐसे प्रवेश कर रहा है, यहाँ पर आया, इससे टकराया, तो टकराने के बाद क्या होती है कि यह जो हवा है वह ऊपर की ओर उठने की कोशिश करता है। यानी कि पर्वत के ढाल के साथ साथ, यानी कि पर्वत के ढाल के साथ साथ यह ऊपर की ओर उठने की कोशिश करता है और ऊपर की ओर उठता है, जिससे कि यह हवा के तापमान में ह्रास होता है। क्या होता है, जब हवा जो होती है मानसूनी हवाएं, जब वह पर्वतों से टकरा करके और ऊपर की ओर उठती है तो इसके तापमान में गिरावट होता है। यानी कि जब हवा के तापमान में गिरावट होगा, जिसके चलते यह संघनन क्रिया करके और यहाँ पर जल का बूंद को बरसात हो जाता है। यानी कि यहाँ पर जल का बरसात होने लगता है। अगर जब तक यह पहाड़ से टकराएगा नहीं, यानी कि यह टकराएगा नहीं तो हवा ऊपर उठेगा नहीं, और हवा जब ऊपर नहीं उठेगा तो हवा के तापमान में ह्रास नहीं होगा, और जब तक तापमान में ह्रास नहीं होगा तब तक बरसात नहीं हो सकता है। अब मान लीजिए कि ऐसे ऐसे कोई पर्वत है, हवा यहाँ से इसके बगल से निकल गया मानसूनी हवा, तो बरसात नहीं हो सकता है। उसके लिए उसको पर्वत से टकराना जरूरी है। तो भारत में जिस क्षेत्र में पर्वत स्थित है वहाँ पर वर्षा काफ़ी तेज होती है और अधिक मात्रा में होती है। लेकिन जहाँ पर पर्वत नहीं है या मानसूनी हवा को टकराने का संयोग नहीं बनता है वहाँ पर वर्षा नहीं होती है। इस चीज़ को समझते हैं। आइए बहुत सारे उदाहरण के साथ। जैसे देखिए, ये पश्चिमी घाट पर्वत है, ठीक है, ये पश्चिमी घाट पर्वत जो है वह ठीक दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा के विपरीत में है, इसलिए इससे यह टकरा करके पूरे पश्चिमी घाट पर्वत पर पुरजोर वर्षा करती है। यानी कि गुजरात से लेकर के और कन्याकुमारी तक पश्चिमी घाट पर्वत से टकरा करके और इस मानसून के द्वारा पश्चिमी तटीय मैदान पर वर्षा होती है। फिर धीरे धीरे ये हवाएं आगे बढ़ करके और आ जाती है यहाँ पर। अब देखिए, नर्मदा और तापी भ्रंश घाटी, यह जो देख रहे हैं ये है नर्मदा भ्रंश घाटी, ये वाला नर्मदा भ्रंश घाटी और ये तापी भ्रंश घाटी। आप जानते होंगे, भारत के भौतिक स्वरूप में जब पढ़ा रहा था मैं वहाँ, तो उसमें मैं पढ़ाया हूँ।
यह जो है नर्मदा भ्रंश घाटी और यह तापी भ्रंश घाटी। जब हवाएं नर्मदा और तापी भ्रंश घाटी में प्रवेश करती है तो इसको गैप मिल जाता है। क्या मिलता है? गैप। और गैप मिलने के बाद यह इसी में आगे की ओर बढ़ने लगता है इस पर्वत के समानांतर, और आगे जाकर के यहाँ पर अमरकंटक पहाड़ी से, अमरकंटक चोटी से टकराती है। यानी कि जब यह हवा अमरकंटक चोटी से टकराता है तो इस क्षेत्र में ये अमरकंटक चोटी के पास वर्षा होता है। यानी अरब सागर शाखा यहाँ से प्रवेश कर करके और अमरकंटक चोटी के पास वर्षा करता है। आप जानते हैं यह विंध्यान पर्वत श्रेणी है और यह सतपुड़ा की पहाड़ी है। सतपुड़ा की पहाड़ी की सबसे पूर्वी चोटी वही अमरकंटक चोटी है और इसी से टकरा करके यहाँ पर वर्षा होता है। अगर यह नहीं टकराता तो वर्षा नहीं होता। अभी आप ये समझे होंगे कि जब तक यह टकराएगा नहीं तो वर्षा नहीं होगा। अभी और आगे आप समझ जाएंगे। फिर उसके आगे यानी कि जब हवा यहाँ से गुजरात में जब प्रवेश करती है, ठीक है, मानसूनी हवा जब गुजरात में प्रवेश करती है तो यहाँ गिर और मांडव पहाड़ियों से टकरा करके इस गुजरात के सौराष्ट्र वाले क्षेत्र में, ठीक है, इस गुजरात के सौराष्ट्र वाले क्षेत्र में पुरजोर वर्षा करती है, यानी खूब वर्षा होता है। बाकी गुजरात के कच्छ वाले हिस्सा हो गया या बहुत सारे गुजरात के क्षेत्र जो हैं वह सूखा होता है, यानी कि वृष्टि छाया पड़ जाता है, वहाँ वर्षा नहीं हो पाता है। तो यहाँ भी ये साबित हुआ कि जहाँ पर पर्वत है और उस पहाड़ से टकराने का संयोग बना मानसूनी हवा को, वहाँ पर वर्षा हुआ। तो इसीलिए गुजरात के गिर और मांडव पहाड़ी वाले क्षेत्र जो हैं वह हरा भरा है। यानी कि गुजरात के बाकी क्षेत्र शुष्क यानी सूखा होने के बावजूद भी, गुजरात का बाकी क्षेत्र सूखा होने के बावजूद भी यह गिर और मांडव पहाड़ी के पास का सौराष्ट्र वाला क्षेत्र काफ़ी हरा भरा है। फिर जब यहाँ से मानसूनी हवाएं जब आगे बढ़ती है तो प्रवेश कर जाती है यहाँ राजस्थान में, और राजस्थान में देखिए यहाँ राजस्थान में प्रवेश कर जाती है और राजस्थान में यह अरावली पर्वत का विस्तार है। आप देखे होंगे कि अरावली पर्वत का विस्तार कैसे है। तो राजस्थान में अरावली पर्वत का सबसे ऊंची चोटी जो है वह गुरु शिखर है, ठीक है, यह माउंट आबू पर्वत पर गुरु शिखर है और गुरु शिखर चोटी से टकरा करके इस माउंट आबू पर्वत पर वर्षा होता है। यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा के द्वारा इस राजस्थान के अरावली पर्वत के इस चोटी पर, गुरु शिखर चोटी पर माउंट से टकराकर माउंट आबू पर्वत पर वर्षा होता है राजस्थान में, ठीक है। लेकिन और बाकी हवाएं, चूंकि यह शुरू में ही ऊंचा पर्वत, ऊंचा चोटी पड़ जाता है, इसलिए यहाँ पर तो वर्षा हो जाता है। लेकिन बाकी मानसूनी हवाएं जब आगे की ओर प्रभावित होती है तो वह अरावली पर्वत के समानांतर, देख रहे हैं, अरावली पर्वत के समानांतर आगे निकल जाते हैं, यानी कि इसको टकराने का संयोग नहीं बन पाता है। यानी कि इसका आप ऐसे लिखिए कि दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा द्वारा राजस्थान के माउंट आबू पर्वत पर गुरु शिखर चोटी से टकराने के बाद वर्षा तो होती है, लेकिन उसके बाद जब मानसूनी हवाएं आगे बढ़ती हैं तो वह अरावली पर्वत के समानांतर बह करके निकल जाती हैं, वहाँ वर्षा नहीं हो पाता है। कारण कि अरावली पर्वत की स्थिति मानसूनी हवाओं की दिशा के समानांतर है, जिससे उसे टकराव नहीं हो पाता है, यानी कि मानसूनी हवा का टकराव पर्वत से नहीं हो पाता है। इसलिए राजस्थान वाले एरिया में संपूर्ण अरावली पर्वत पर वर्षा नहीं होती है, ठीक है। देखिए आप अभी ये समझ गए होंगे कि भारत में अरब सागर शाखा द्वारा वर्षा कराने के लिए पर्वतों का होना बहुत ही आवश्यक है, और वो भी मानसूनी हवाओं के विपरीत में, ताकि जब से टकराएगा नहीं तब से वर्षा नहीं हो सकता है। और उसके पीछे कारण क्या है, एक पॉइंट और लिखिए आप, एक पॉइंट और लिखिए। आप ऐसे लिखिए कि पर्वत जितना ही ऊंचा होगा या पहाड़ जितना ऊंचा होगा वहाँ पर वर्षा उतना ही अधिक होगा, ठीक है। जैसे कि देखिए यह पर्वत मान लीजिए कि इतना ऊंचा है, ठीक है, यहाँ से मानसूनी हवा ऐसा है, इसे टकरा करके ऊपर उठ गया तो यहाँ पर जल का बूंद बरसने लगेगा, यानी कि यहाँ पर वर्षा हुआ, ठीक है। तो आप ये लिखिए कि जब मानसूनी हवा पर्वत से टकराता है तो टकराने के बाद जो वर्षा होती है वहाँ पर उसको बोलते हैं, यानी पर्वतीय ढाल के सहारे जो वर्षा होती है उसको बोलते हैं पर्वतीय वर्षा, ठीक है। और जितने ऊंचा पर्वत होगा वहाँ पर वर्षा उतना ही अधिक होगा। मतलब ये हुआ कि जितना ही ऊंचा पर्वत होगा वर्षा उतना ही अधिक होगा, और पर्वत की ऊंचाई अगर कम है तो वहाँ पर वर्षा कम होगा। जैसे देखिए अगर इसी पर्वत को और बढ़ा दिया जाए,
यानी कि इतना ऊंचा कर दिया जाए तो हवा को और ऊपर उठने का सहारा मिल जाएगा, ठीक है। यानी हवा जो है वो इसके सहारे और ऊपर तक उठेगा, यानी कि यहाँ तक उठ जाएगा तो और अधिक वर्षा होगा। हुआ कि नहीं? यानी कि पर्वत अगर छोटा है तो कम वर्षा होगा, पर्वत की ऊंचाई अधिक है तो मतलब हवा को और अधिक ऊपर उठने का मौका मिलेगा, और जितना ही ऊपर उठने का मौका मिलेगा उतना ही अधिक वर्षा होगा। आप समझ गए? यही कारण है कि इस पश्चिमी तटीय जो पश्चिमी घाट पर्वत है, पश्चिमी घाट पर्वत पर यह दक्षिण की ओर अधिक वर्षा होता है। पश्चिमी घाट पर्वत पर दक्षिण की ओर अधिक वर्षा होता है, लेकिन उत्तर की ओर बढ़ने पर वर्षा का मात्रा घटते जाता है। आप ऐसा लिखेंगे कि दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा द्वारा पश्चिमी घाट पर्वत पर दक्षिण की ओर, यानी कि ये दक्षिण की ओर अधिक वर्षा होता है, और उससे जैसे जैसे उत्तर की ओर बढ़ते जाएंगे तो वर्षा की मात्रा घटते जाती है। क्यों? क्योंकि आप जानते होंगे कि पश्चिमी घाट पर्वत की दक्षिणी हिस्सा जो है वह काफ़ी ऊंचा है, ठीक है। तो यहाँ की पहाड़ियाँ अधिक ऊंचे हैं उत्तरी भाग की अपेक्षा, इसलिए यहाँ की पहाड़ियाँ अधिक ऊंचे होने के कारण हवाओं को और अधिक ऊंचा उठने का मौका मिलता है, जिसके चलते अधिक वर्षा होता है। समझ गए? और बाकी जैसे जैसे उत्तर की ओर बढ़ते जाएंगे पहाड़ों की ऊंचाई घटती जाएगी, इसलिए वहाँ पर वर्षा कम होता है। एक प्रश्न ऐसे ही बनता है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा सबसे अधिक वर्षा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो इस केरल के मालाबार तट पर, ये देख रहे हैं हरा वाला भाग, इस तट पर। क्यों? इसके पीछे बहुत सारा कारण है। मेन कारण ये समझिए कि केरल के मालाबार तट पर 1 जून से मानसून प्रारंभ होती है और 15 सितंबर तक जो पूरे भारत में वर्षा होती रहती है, तब तक यहाँ पर वर्षा होते रहती है। और बाकी वाले क्षेत्र में तो धीरे धीरे मानसून आगे बढ़ता है और फिर वापस होने लगता है, ठीक है। लेकिन यहाँ वाला क्षेत्र जो है केरल के मालाबार तट पर, यहाँ 1 जून से शुरू होता है और 15 सितंबर तक पूरे भारत में जब तक वर्षा होता है तब तक यहाँ पर लगातार वर्षा होते रहता है। तो सबसे अधिक वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा भारत में इस केरल वाले मालाबार तट पर होता है। तो अभी आप ये समझे कि दक्षिण पश्चिमी मानसून क्या है और यह कैसे भारत में काम करता है, और इसकी अरब सागर शाखा के बारे में हम अभी चर्चा किए। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं चर्चा करूंगा दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा, यानी कि जो हवाएं बंगाल की खाड़ी की तरफ से प्रवेश करती है भारत में, उस शाखा के बारे में, उससे भारत में कहाँ वर्षा होता है और कैसे वह काम करता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही।